Good morning, Pooja. Good morning, Rituraj. Very, very good morning. So, today we are going to start a new topic. See, so how are you, everyone? Everyone is fine? Okay. So, once again, I welcome you on the app, on this platform, Filler Farm app. We are like a family. Okay. So, see, without getting delay, let's start today's class. I am fine. I am fine, है ना? I am fine, but yes, Virenji, good morning. Virenji, good morning, and everyone. Yes, I am fine, but due to some traveling, having some kind of tiredness, but still I am fine. ठीक है, चलिए. So चलिए. If चलिए, maybe possible if I will be able to take the class in the evening, then I will take one class in the evening also today, है ना? So that we can cover our course very quickly, है ना? Remaining course. चलिए, so this is our target. एंड डोंट वरी, आई विल कंप्लीट योर कोर्स वेरी सुन, है ना? डोंट वरी. इंग्लिश में बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना होता है ना? घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, है ना? और जो रिमेनिंग नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे और आगे के भी, है ना? सो डोंट वरी. चलिए, सो दीज आर द फैसिलिटीज वी प्रोवाइड यू. और आज एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं हम लोग. थोड़ा सा आप देखेंगे हमने किस तरीके से कल्चरल स्टडीज को हमने देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कल्चरल स्टडीज. और उसमें आप लोग, है ना, जैसा कि वही ये कल्चरल स्टडीज है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और लिटरेरी थ्योरी है. तो वो सारी जो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये बहुत अच्छी, बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत कम से कम में तैयार हो जाता है ना? तो ये कोड है मेरा DISENG10. इसको यूज करके कोई भी जो है 10% ऑफ ले सकता है, जो रेगुलर जो चलता है उसका. ओके, इट्स ओके. ठीक है. सो once again confirm me, thumbs up me, my voice, audio, video, everything is fine, then we will move ahead. Yes. Okay, fine, fine. Okay, one thing let me ask you, the font size of the words, letters on the PPT, इज इट फाइन, है ना? फॉन्ट जो है बड़े बहुत ज्यादा छोटे ऐसे तो नहीं है. विजिबल है मोबाइल में, आप लोग लैपटॉप अगर तो ठीक है. इफ यू आर यूजिंग मोबाइल देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन रीडिंग ना. फॉन्ट साइज ठीक है आपका, जो रीडेबल है, जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर, ठीक है. ये देखिए, ये वाले रीडेबल है. ओके. तो स्टूडेंट, आज हमारी जो यूनिट है, यूनिट 8, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना? जो कल्चरल स्टडीज के नोट्स एक बचा हुआ है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा. मैं एक्चुअली यस यस आई ऑलवेज ट्राई टू टेक केयर एवरीथिंग, है ना? सारी चीजों का ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको रीडेबल में भी, रीडिंग में भी दिक्कत ना आए, और कंटेंट भी अप्रोप्रिएट हमारे पीपीटी में आ जाए, है ना? सारी चीजें. तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पहले तो ये देखते हैं हम लोग. यहाँ पर इस शब्द को यहाँ दिया हुआ है. पहले तो लिटरेरी, लिटरेरी यानी लिटरेचर, है ना? लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है. एक सेकंड स्टूडेंट, मुझे एक बार फिर से स्टार्ट करने दो, ये दिक्कत करेगा बार बार. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे ये लिटरेरी है यानी लिटरेचर, क्या हो रहा है? ठीक है. तो लिटरेचर यहाँ पर जो है उसका क्रिटिसिज्म करना है.
तो क्रिटिसिज्म वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, या एज सुन एज वी रीड दिस वर्ड क्रिटिसिज्म, तो हम ये देखते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना। यानी व्हेन वी लिसन, व्हेन वी रीड दिस वर्ड क्रिटिसिज्म, है ना, देर इज अ परसेप्शन, देर इज अ पर्टिकुलर परसेप्शन इन अवर माइंड, है ना, इट डिनोट्स नेगेटिविटी। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, criticism it doesn't mean negative aspect, है ना, it doesn't mean one particular aspect. It means criticism means to analyze positively and negatively, and finally to conclude, to bring conclusion. That is criticism. आपको बिल्कुल ये ध्यान आपको होना चाहिए, जैसे ही हमने यहाँ पर क्रिटिसिज्म वर्ड पढ़ा, तो क्रिटिसिज्म वर्ड पढ़ते ही आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, आपको दिमाग में आना चाहिए। इसका मतलब केवल नेगेटिव नहीं है, केवल ये नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, और दोनों का एनालिसिस करने के बाद में जो फाइनल, है ना, कंक्लूजन हम निकालते हैं, वो आपका क्रिटिसिज्म है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या है कि ये भी एक नया एस्पेक्ट है, नई यूनिट है, नया एक एरिया है। राइटर्स ने, नॉवेलिस्ट ने, ड्रामाटिस्ट ने, पोएट ने अपना वर्क लिख दिया, है ना। द राइटर हैज रिटन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे आपको कल्चरल स्टडीज समझ में आया, वैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी एक बार समझ में आ गया, इजीली आप कवर कर लेंगे बेटा। तो मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या है कि राइटर ने अपना काम, राइटर ने वर्क लिखा, पोएट्री लिख दी, ड्रामा लिख दिया, नॉवेल लिख दिया। अब उसको जो है हम लोग कई बार, चलो ये भी छोड़िए, आप मूवी रिव्यू करते हैं, मूवी देखने जाते हैं आप लोग, है ना, व्हेन यू गो टू सी, आपने गदर टू देखी। अब गदर टू जो है, इंडियन पर्सपेक्टिव से आप लोग देखेंगे, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करेंगे, इसका, है ना, कुछ लोग इसको पॉइंट्स देंगे अलग अलग एस्पेक्ट से, कैरेक्टर्स कैसे लिए हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्टिंग कैसी है, सॉन्ग कैसे हैं, जो प्लॉट कंटेंट थीम लिए वो कैसी, अलग अलग पॉइंट से उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसमें ये बताएंगे कि जो मूवी है उसके प्लस पॉइंट क्या है। और भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये बात होती तो और अच्छी हो जाती मूवी, है ना, ये वाले एरिया में जो है काम करने की आवश्यकता थी, यानी निगेटिव पॉइंट भी। लेकिन ओवरऑल हम जब कंक्लूजन ड्रा करेंगे, तो ओवरऑल इंडियन पर्सपेक्टिव से जो गदर टू मूवी है उसने धमाल मचा दिया, यानी बहुत अच्छी रही, शानदार रही, और देशभक्ति से संबंधित है। अब यही मूवी जब पाकिस्तान वाले देखेंगे, मान ले अगर देखा नहीं देखा, तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को तो हमने वहां पर क्या है, एक तरीके से निगेटिव बताया, तो वो लोग इसके लिए निगेटिव रिव्यू करेंगे। इसी को हम ये कहते हैं, यही क्रिटिसिज्म है। पॉजिटिवली, नेगेटिवली, ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से, फीमेल कैरेक्टर कैसे हैं, मेल कैरेक्टर कैसे हैं, विलेन का रोल कैसा है, आपके हीरो का जो एक्टर, मेन एक्टर है, उसका रोल कैसा है, और क्या थीम लेकर के चला है, क्या मैसेज दिया है, ये स्टूडेंट, और उसके भी कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे एनालिसिस किया जाता है ना, मूवी को भी उसी के आधार पर रिव्यू किया जाता है, स्टार दिए जाते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर लिटरेचर में भी क्या है, क्रिटिसिज्म होता है। तो क्रिटिसिज्म करने के लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई प्रिंसिपल होते हैं, वही अगले यूनिट 9 में हम लोग पढ़ेंगे। वही प्रिंसिपल क्या कहलाएंगे, आपके थ्योरी, है ना, वो प्रिंसिपल थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ये क्रिटिसिज्म करने के लिए कुछ पैरामीटर्स रहेंगे, उसको हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, जिसके आधार पर किसी वर्क की पहचान की जाएगी, वो गुड है, बैड है, एवरेज है, कैसा है, उसका एनालिसिस किया जाता है। वो स्ट्रक्चर होता है, वो प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम थ्योरी कहते हैं, लिटरेरी थ्योरी। तो क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और थ्योरी के सेट ऑफ रूल्स हैं, जिसके आधार पर किसी लिटरेचर का एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं थ्योरी को भी बेसिकली आपको बता रहा हूँ, लिटरेरी थ्योरी जब हम पढ़े दोनों, क्योंकि बहुत ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म मीन्स लिटरेचर जो लिखा गया है उसको पॉजिटिवली, नेगेटिवली इवेल्युएट करना, उसको, है ना, उसका फाइनली जजमेंट लेकर आना, उसका कंक्लूजन ड्रा करना। तो बात समझ में आई, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है, यस आर नो। और बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है, आपको इजीली समझ में आनी है। फिर समझ में आया, यस आर नो, प्लीज कर, है ना, प्लीज टेल मी।
यस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। क्रिटिसिज्म, तो अगेन एक बार वंस अगेन आई लेट मी रिमाइंड यू, क्रिटिसिज्म इट डजंट मीन टू एनालाइज नेगेटिवली, इट मीन्स to analyze positively, negatively, and draw final conclusion and judgment. समझ में आया, yes or no? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब क्या दे रहा है। The study, evaluation and interpretation of literature is known as literary criticism. क्या क्या दिया है? The study, evaluation, study करना, evaluation उसका मूल्यांकन करना, and interpretation उसकी व्याख्या करना of literature, किसकी? लिटरेचर की। क्या कहलाता है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पूरा एक ही सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। द स्टडी, इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कैसे? है ना, इफ आई हैव टू रीड अ पर्टिकुलर बुक, है ना, आई हैव टू रीड कोई वर्क लिखा है ना, जैसे है ना, जैसे हमें कोई भी महेश दत्तानी का कोई वर्क पढ़ना है, विजय तेंदुलकर साहब का कोई वर्क पढ़ना है, ठीक है, गाइड पढ़ना हमको, द गाइड, है ना। हमने वर्क पढ़ा, स्टडी किया, फिर हमने उसके अपने स्तर से उसका क्या किया? मूल्यांकन किया, और फिर उसकी अपने शब्दों में क्या करी? व्याख्या करी कि हाँ ये इस टाइप का वर्क है। हर व्यक्ति, दो, एवरीवन, हर, जैसे मान ले 10 लोगों ने उस वर्क को, एक वर्क एक है लेकिन 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 लोग क्या है उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, है ना। इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन होगा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो थ्योरी हम जिसको कहते हैं वो कॉमन होगी, उसके आधार पर एनालिसिस होगा, ठीक है। द स्टडी, इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इट इज अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन एनी वर्क ऑफ आर्ट। कैसा डिस्कशन होता है ये? फिलोसॉफिकल। क्यों फिलोसॉफिकल? क्यों? क्योंकि व्यक्ति विचार करता है, एनालिसिस करता है, सोचता है ना, वो फैक्ट निकालता है ना, मतलब एक इमेजिनेशन के दम पे क्या करता है? उसका इवैल्यूएशन करता है ना। इट इज एन इवैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर विद रेस्पेक्ट टू सोसाइटी और कल्चर एंड वैल्यू। देखिए, कल्चर और सोसाइटी भी बीच में आ गया है, यानी समाज, यानी एक इवैल्यूएशन, है ना, ऑफ पीस ऑफ वर्क है, यानी कोई साहित्यिक वर्क लिखा गया है, उसका एक तरीके से क्या है? मूल्यांकन है, आर्टिस्टिक मूल्यांकन है। किसके संदर्भ में? समाज के संदर्भ में, कल्चर के संदर्भ में, और उसका वैल्यू क्या है उसके संदर्भ में। तो इस दृष्टिकोण से जब हम किसी वर्क को एनालिसिस करते हैं, समाज के दृष्टिकोण से कैसा लिखा गया है, कल्चर के दृष्टिकोण से कैसा उसकी, और प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्या वैल्यू है, इस दृष्टिकोण से हम जब किसी वर्क का एनालिसिस करते हैं तो वो कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म आपको बिल्कुल, यस, यस, बट हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋतुराज जी, लेकिन हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि कुछ पर्टिकुलर वहां पर पैरामीटर्स हैं, कुछ थ्योरीज डेवलप की गई है जिसके आधार पे एनालिसिस, लिटरेचर में रैंडमली नहीं चलेगा ना, है ना। मतलब एक साइंटिफिक स्टडी हमें करना है तो कोई पैरामीटर्स रहेंगे, क्रिटिसिज्म करना है तो कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस पैरामीटर्स में भी सबकी अपनी अपनी व्याख्या होगी, लेकिन वो पैरामीटर्स नहीं बदलेंगे, है ना। चलिए, कोई वर्क लिखा है जैसे, तो उसमें जैसे फेमिनिज्म को देखना है, तो फेमिनिज्म मतलब हर व्यक्ति अपना अपना नजरिया उसमें दिखेगा, है ना। कोई कहेगा फेमिनिज्म है, कुछ कहेंगे कम है, ज्यादा है, इस तरीके से, लेकिन रहेगा फेमिनिज्म, है ना, इस तरीके से। आइए देखते हैं हम नेचर एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, लिटरेचर आप लोग पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट जो देखिए, फर्स्ट 4 यूनिट्स रहती है, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन बच्चे खूब पढ़ते हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म होता क्या है? कल्चरल स्टडीज वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट छूट जाता है। हमारा एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है बहुत क्विकली ये कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हमारी चारों यूनिट कंबाइन शुरू होगी। मैं 1.5 एन आवर या जैसा भी मैं जो है क्लास में करने का प्रयास करूंगा, हम लोग टाइमली हम उसको कवर कर लेंगे, है ना। और अभी बीच में मेरी कुछ हॉलीडेज आ रहे हैं 4 से 5 दिन के, तो उसमें 2 आवर्स की क्लास लूंगा। आई विल कंप्लीट द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो डोंट वरी। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, देखिए क्या है नेचर और फंक्शन क्या है। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्रिटिकोस व्हिच मींस टू जज एंड इंटरप्रेट। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड है कहाँ से आया है? ये ये किससे बना हुआ है? क्रिटिकोस से,
जिसका मतलब होता है टू जज एंड इंटरप्रेट, है ना, किसी चीज को जज करना, उसको इंटरप्रेट करना, यह नहीं, है ना, क्रिटिकोस मूल शब्द है इसका। बाद में द पर्सन हु इंटरप्रेट्स या क्रिटिक्स अ वर्क ऑफ आर्ट इज कॉल्ड अ क्रिटिक। क्या कहलाता है वो? क्रिटिक कहलाता है। ठीक है। लेटर इन द सेकंड सेंचुरी एडी द रूट वर्ड वाज चेंज्ड अगेन टू क्रिटिकस, है ना, तो इस हो गया क्रिटिकस, से पहले बना था वो क्रिटिकोस, बाद में हो गया ये क्रिटिकस, इससे बना, रूट वर्ड चेंज हो जाते हैं। The objective of criticism shifted from judging literature to interpreting literary works by various Greek and Latin writers. तो शुरू में क्या था? ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म शुरू में केवल क्या था? जजिंग लिटरेचर, यानी लिटरेचर को केवल जज करना था। लेकिन बाद में क्या कर रहा? उसका इंटरप्रेटिंग लिटरेरी, है ना, लिटरेरी वर्क्स, यानी जो वर्क दिया है उसकी व्याख्या भी करना शुरू हो गई। पहले तो केवल जज कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है उसके आधार पर, लेकिन अब क्या हो रहा है? इंटरप्रेटिंग, यानी उसकी व्याख्या अब शुरू हो गई है। अब आजकल हम लोग जो है थीसिस लिखते हैं, है ना, हम कोई कोई राइटर्स के जो एंगल से अलग अलग छांटते निकालते हैं, क्या है, एक तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करते हैं, है ना। आपने कोई थीसिस लिखी है, तो थीसिस में आपने कोई राइटर्स के 5 से 6 वर्क ले लिए, उसको आपने पीएचडी में आप जब जाते हैं उसको आप, है ना, एनालिसिस करते हैं अपने उसके अपने व्यू से और उसको लिखते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आप इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, जज भी करने के साथ साथ। तो आप क्या है कि केवल जजिंग नहीं है किसी वर्क का, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन भी होता है लिटरेरी वर्क्स का। और ये ज्यादातर इन्होंने ग्रीक और लैटिन राइटर्स है, उन्होंने व्याख्या करने का ज्यादातर काम किया है। ठीक है। द क्रिटिकल पोस्ट एनालिसिस ऑफ दीज वर्क्स kindled our curiosity। पोस्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? बात का, यानी पहले वर्क लिखा उसके बाद में उसका एनालिसिस करेंगे, तो ये हमारी क्यूरियोसिटियों को क्या करता है? किंडल करता है, बढ़ाता है। ठीक है। यानी कि भाई वर्क में क्या एस्पेक्ट लिए गए हैं, क्या प्लॉट है, क्या थीम है। Literary theory and literary criticism have expanded the boundaries of literature as one can interpret the works by using various lenses of theory। समझो, ये वही है, मैंने आपको बताया ना, वेरियस लेंसेस ऑफ थ्योरी, है ना, वेरियस लेंसेस ऑफ थ्योरी। पता नहीं ये क्यों चलिए, क्या हो रहा है कि लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैव एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को एक बाउंड्रीज में बांध दिया गया था। मान ले बाउंड्री में कैसे? भाई पोइट्री पोइट्री लिख रहे हैं तो बस पोइट्री ही लिखना है, ड्रामा लिख रहे ड्रामा तक ही सीमित है, नॉवेल है नॉवेल तक ही सीमित है, उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, उसके एस्पेक्ट उसको, है ना, उसको, यानी एक पोइट तो उसका क्या, लिटरेचर एक बाउंड्री में था, उसको क्या करा? एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया उसका। किसने? लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने। यानी वर्क एक है, उस वर्क को क्या हुआ? अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, लिटरेचर को बहुत विस्तार से देखा जा रहा है, और वो भी लेंसेस ऑफ थियोरी, यूजिंग वेरियस लेंसेस ऑफ थ्योरी। वो थ्योरी अब चूंकि आपके यूनिट 8 है, शुरू में पहले पढ़ना चाहिए था यूनिट 9 में, इसलिए आप लोग, मैं पहले भी कर रहा हूँ कि आपके जो यूनिट्स दी गई है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की बजाय आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। कल्चरल स्टडीज आपने पढ़ी, फिर यूनिट 9, फिर यूनिट 8। अब चूंकि सीक्वेंस फिर बार बार बदलती है, इसलिए मैंने यूनिट 8 उठाई है। पढ़ना चाहिए था पहले हमको थ्योरी पहले, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इंटर रिलेटेड आपको समझना है। तो वेरियस लेंसेस ऑफ थ्योरी, यानी कोई एक हमने पर्टिकुलर थ्योरी का जो लेंस लगा लिया, उसके आधार पे किसी वर्क को हम क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। They continue to play a vital role. They have been assigned in order to redefine the meaning of a particular text. They continue, है ना, they continue to play a vital role. They have been assigned
इन ऑर्डर टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर, देखिए ये देखिए, आपको एक एक लाइन पकड़ना है, क्या कह रहा है, टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ a particular text, to redefine particular text। राइटर ने, पोएट ने, ड्रामाटिस्ट ने, आप जिसको मान लीजिए, नॉवेलिस्ट ने, कोई भी एक वर्क ले लीजिए आपके दिमाग में, क्या करा, उसको लिखा, ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओरिजिनल टेक्स्ट को फिर क्या करना है, रीडिफाइन करना है और उसका पर्टिकुलर मीनिंग निकालना है कि एक्चुअल में राइटर का जो सेंस वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइटर क्या कहना चाह रहे, पोएट क्या कहना चाह रहे, द रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेरियस लेंसेस ऑफ थ्योरी। तो ये क्या कहलाता है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील। Sunil Prabha, here I am reading Sunil Prabha, am I right? Okay. So, literary criticism is the practice of interpreting and writing about literature, whereas, ये देखिए, literary criticism is the practice of interpreting and writing about literature, whereas literary theory is a composite study of principles। क्या बोला था मैंने आपको, composite study of principles, ठीक है, थ्रू विच क्रिटिक्स स्टेन टू रीजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ये देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, कोई भी वर्क है, लिटरेचर है, उसका इंटरप्रेटिंग है, उसका लेखन है ना, वो लिटरेचर। वेयर एज लिटरेरी थ्योरी इज अ कंपोजिट स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स। कंपोजिट यानी बहुत सारे प्रिंसिपल है ना, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है, उसका क्या करना, स्टडी करना है, ठीक है। और उस थ्योरी के आधार पे, उन प्रिंसिपल्स के आधार पे कोई क्रिटिक्स, जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है, वो क्या करता है, अपना स्टेन, एक स्टेन अपना रखता है कि हाँ यही है। स्टेन रखने का मतलब है ना, जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आपको स्टेन वर्ड आप समझिए, जैसे हमास, अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में युद्ध चला, देयर इज अ वार गोइंग ऑन बिटवीन इसराइल एंड हमास। तो भारत का अपना स्टेन है, भारत का अपना स्टेन है इसराइल को लेकर के, भारत का अपना स्टैंड है हमास और फिलिस्तीन को लेकर के भारत इसराइल के समर्थन में। तो ये अपना इसी को बोलते हैं स्टैंड, है ना। तो वैसे ही कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के आधार पर कोई राइटर क्या करता है, कोई राइटर अपना स्टैंड लेता है किसी वर्क को लेकर के कि हाँ ये इस प्रकार का वर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं चाहता तो आपको सीधे कोई जो हमारे प्लेटो अरस्तु है उनको लेके आपको पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन जब तक आपको ये टॉपिक, ये कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तब तक आगे पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। समझ में आ रहा आपको क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, इट इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन ऑफ द फार्मर, है ना। ये देखिए, इट इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन ऑफ द फार्मर। यहाँ पर आपको ये इस तरीके से क्या है, ये कंसोलिडेशन ऑफ द फार्मर का मतलब ये है कि जो बाद में जो लिखते हैं उसका कंसोलिडेटेड फॉर्म होता है। दिस फर्दर टेरी एंगलिटन यानी ईगल्टन डिक्लेयर्स, क्या है, सम टेक्स्ट, है ना। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं क्या है कि some texts are born literary, some achieve literariness, and some have literariness thrust them। ये देखिए, टेरी एग्लिटन साहब क्या कह रहे हैं कि some texts are born literary, कुछ टेक्स्ट तो ऑलरेडी क्या है, लिटरेरी के रूप में जन्म लेते हैं। some achieve literariness, है ना, कुछ लिटरेरीनेस को हासिल करते हैं, कुछ तो बिल्कुल उनका जन्म ही लिटरेरी के रूप में हुआ है, किसी को लिटरेरीनेस हासिल की जाती है। एंड सम हैव लिटरेरीनेस थ्रस्ट देम, सम हैव, है ना। और कुछ को क्या है, जो लिटरेरीनेस होता है वो उनको थ्रस्ट करता है, पुश करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके ये किसके आधार पर होगा, चलो, जो सम टेक्स्ट आर बोर्न लिटरेरी, वो तो जिनका जन्म हो गया लिटरेरी के रूप में, वो तो ठीक है। लेकिन जो अचीव कर रहे हैं और जिनको थ्रस्ट किया जा रहा है, वो किसके आधार पे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। चलिए, he also describes the quality of a critic, he also describes the quality of a critic, that he she should be sensible and should use his or imagination and knowledge to interpret and make a judgment। ये देखिए,
तो यहाँ पर जो लिटरेरी क्रिटिक होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, he also describe the quality of a critic that he she should be sensible, है ना, क्या होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, किसको, लिटरेरी क्रिटिक को। एंड मतलब जो क्वालिटी ऑफ क्रिटिक की हम अगर बात करें, कोई जो क्रिटिक होता है जो किसी भी वर्क को हम क्रिटिसाइज कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो सेंसिबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, उसका इमेजिनेशन पावर बहुत होना चाहिए, और उसका उसको इंटरप्रेट करने का नॉलेज होना चाहिए, और उसको प्रॉपर जजमेंट भी करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब जा करके कोई क्रिटिक जो है किसी वर्क को बहुत सही मायने में, हम कह सके ट्रूली, है ना, ही कैन इवेल्युएट एंड क्रिटिसाइज। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, एज अ ह्यूमन बीइंग वी बिकम बायस, है ना, इफ यू आर रीडिंग, है ना, द टेक्स्ट, एंड इफ यू आर हैविंग पर्टिकुलर माइंड सेट इन योर माइंड, then what will happen, you will analyze, you will see only one aspect of the text, है ना, and because of that I am telling you that a critic should be very sensible, a critic should be very balanced, a critic should have you can say neutral imagination power, and new knowledge to interpret, and that is the reason, yeah, that, through which one can you can say bring a judgment of the particular text. I hope you understand it. ठीक है, चलिए। डेविड ह्यूम क्या कह रहे हैं, स्कॉटिश फिलोसोफर कहते हैं, बिलीव दैट द इशू ऑफ एग्रीमेंट अमंग द आइडियाज क्रिटिक्स वाज ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी। ये देखिए, the issue of agreement among the ideal critics was true standard of taste and beauty, and most significantly an ideal critic should be unprejudiced। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बताया, unprejudiced, है ना। और ये कैसे होता है, ट्रू, ये देखिए, ट्रू स्टैंडर्ड और टेस्ट एंड ब्यूटी। जो क्रिटिक्स, आइडियल क्रिटिक होता है, वो एक्चुअल में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसका ट्रू स्टैंडर्ड, उसका मतलब एक तरीके से ट्रू स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसकी ब्यूटी क्या है ना, उसकी महक क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, वो कैसा वर्क है, ये हमें एक आइडियल क्रिटिक्स बताता है। और इसलिए एन आइडियल क्रिटिक शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड। अनप्रेजुडाइज्ड का मतलब उसको पहले से कोई धारणा बना के नहीं चलना चाहिए, उसको अनबाइज्ड होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? नो, ठीक है। ओके, सी, मैथ्यू अर्नोल्ड, फेमस इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक, बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। ये देखिए, इनके नाम जरूर आप याद रखेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ, एक सेकंड, एक बार मैं प्रयास करके देख लेता हूँ, क्योंकि ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड क्या है, ये फेमस पोएट एंड क्रिटिक, बिलोंग्स टू अ कैटेगरी वेयर क्रिटिसिज्म बिकम्स कंपैरेटिव। या देखिए, कंपैरेटिव एंड अकॉर्डिंग टू हिम, है ना। ये देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात हो रही है, ये भी क्रिटिक है पोएट एंड क्रिटिक, इन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेखा जी, गुड मॉर्निंग। वाओ, ठीक है, मतलब संडे की क्लास आज, ओके ओके, इट्स ओके, है ना। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव जॉइन टुडे, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। यस, ठीक है। सो आई प्रॉमिस यू, डोंट वरी, आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट, है ना। बहुत सारी चीजें आपको देने वाला हूँ इसके बाद में, है ना। हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं फ्रेश कोर्स के माध्यम से, और सारी चीजें होगी।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैथ्यू एर्नोल्ड, फेमस इंग्लिश पोएट एंड क्रिटिक, बिलोंग्स टू अ कैटेगरी वेयर क्रिटिसिज्म बिकम्स कंपैरेटिव। तुलना होती है, कई बार तुलना भी करेंगे हम लोग एक वर्क की दूसरे वर्क से। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ओनली कंपेरेबल क्वालिटीज आर टू बी कंपेयर्ड एज ही सेज, यानी जिसको तुलना की जा सकती वही कंपेयर किया जाना चाहिए। क्रिटिसिज्म इज अ ये देखिए क्या कहते हैं वो, क्रिटिसिज्म इज डिसइंटरेस्टेड endeavor unbiased by critics' own process of learning and influence distinctively the best thought and said in the world, है ना। देखिए distinctively the best thought and said in the world। ओके, यस यस, ठीक है, थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर हाँ, बिल्कुल मैं सरल बात में आपको बताऊं, मैथ्यू एर्नोल्ड साहब यहाँ पर कंपैरेटिवली वो कहना चाह रहे हैं कि एक तरीके से क्रिटिसिज्म क्या होता है, कई बार डिसइंटरेस्टेड एंडेवर होता है, अनबायस्ड होता है। एक तरीके से जो एनालिसिस कर रहा है कोई क्रिटिक्स, है ना, जो ओन प्रोसेस उसकी ओन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्रिटिक्स ओन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्रिटिसिज्म क्या होता है, सपोज मैं कोई वर्क को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उस वर्क का एनालिसिस, इवोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। दूसरे उस दौरान में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी एक तरीके से लर्निंग को कर रहा हूँ, ऑन प्रोसेस ऑफ लर्निंग को दे रहा हूँ, और उससे क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस डिस्टिंक्टली द बेस्ट थॉट। और वो सबसे ज्यादा जो है, जो बेस्ट थॉट वहां पर दिए गए हैं, जो जो दुनिया के माध्यम से, या जो दुनिया में फेमस है, या जो टेक्स्ट में आए हैं, उससे क्या हो रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस भी हो रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिक्स दूसरे के लिए तो है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए भी एनालिसिस करता है। तो वही एनालिसिस क्या होता है, बाद में लोगों के सामने भी आता है, पूरी दुनिया के सामने आता है। हेलन गार्डिनर बिलीव्स दैट, यहाँ पर एक और नाम आ रहा है, हेलन गार्डिनर। वो क्या कह रहे हैं, बिलीव्स दैट द चार्ज ऑफ अ क्रिटिक इज टू हेल्प, ये देखिए, द चार्ज of a critic is to help readers scrutinize the text। ये देखिए, readers scrutinize the text for themselves despite being a rendition of the text for the reader। ये देखिए, believes that the charge of a critic is to help readers scrutinize the text। हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्रूटनी, है ना, स्पेलिंग ध्यान रखना, स्क्रूटनी। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रूटनी, what do you mean by scrutiny? Suppose uh, one thing, let me tell you examples. Suppose there are 10 novels. You have heard a lot about 10 novels, but you have time. You can read only 2 or 3 novels because the time doesn't allow you to read more because you do not have that much time. And there are 10 novels. You want to read all the novels, but you have only time to read 2, 3 novels or fictions. Then um, how will you choose the particular 2 or 3 novel or fiction to read? How will you choose? So there will be a critical comments. There you will read some critical comments about the all works, all 10 books, all 10 works, and then you will find two, three, four, five critics will be. You can say they have commented, they have given their critical ideas, they have put their opinion regarding particular work, and then you will find it. Okay, it's fine, it's fine. Then you will choose 2, 3 novels for reading। 10 नॉवेल है, आपके पास समय नहीं है, 2, 3 नॉवेल ही पढ़ सकते हैं, तो क्या करेंगे आप, क्रिटिकल कमेंट देखेंगे, और फिर देखेंगे, हम लोग ये एनालिसिस करते हैं ना, आजकल किताबों में आता है, उस कमेंट्स के आधार पर फिर हम देखेंगे कोई विश्वसनीय व्यक्ति ने कमेंट किया है, हमने देखा है, कुछ उसकी विशेषताएं उसमें आ जाएगी, उसकी व्याख्या आ जाएगी, है ना। तो उसके आधार पर फिर आप क्या करेंगे, 2 या 3 वर्क आप चूज कर लेंगे और आप पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, स्क्रूटनी, इसी को स्क्रूटनी है ना, कहा हमको 10 नॉवेल दिए हैं पढ़ने के लिए, 10 वर्क हमारे पास में है, लेकिन स्क्रूटनी करके हमने क्या करा, 2 से 3 नॉवेल को चूज कर लिया हमने पढ़ने के लिए, इसी को स्क्रूटनी कहते हैं। तो ये रीडर्स को किसी टेक्स्ट को स्क्रूटनी, या जो जो भी टेक्स्ट है उसको स्क्रूटनी करने में क्रिटिसिज्म बहुत हेल्प करता है। Yes, it can be, but scrutiny means, है ना, to make in a short list, है ना, स्क्रूटनी करना। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, तो जैसे कि आपने कहीं पर अप्लाई किया,
है ना, सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी, है ना, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं उसमें देखा जाता है, अच्छे बुरे निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, अभी देखिए चुनाव का माहौल है बहुत सारे स्टेट में, हमारे एमपी में भी है, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के फॉर्म तो आएंगे, लेकिन उसमें बाद में स्क्रूटनी की जाएगी कौन सा सही है गलत है, जो रिजेक्ट हो रहा है ये है, फाइनली जो नेगेटिव मतलब जिनका फॉर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत है उनको निकाल दिया जाएगा, दैट इज स्क्रूटनी। ठीक है, चलिए। According to Dryden, it is the capacity of the work of art that transcends the people of its age and makes the work great. Yes, ठीक है, बिल्कुल। According to Dryden, it is the capacity of the work of art that transcends the people of its age and makes the work great, and is not the obligation of critics to observe trivial culpabilities, but to discover the great exquisiteness that makes it immortal। है ना, ये देखिए कितना बेहतरीन बात कह रहे हैं ड्राइडन साहब, कितना अच्छा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ द इट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क ऑफ आर्ट that transcends the people of its age, है ना, and makes the work great and is not obligation, है ना, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एज में लोग जो होते हैं उन लोगों को इस एक वर्क को लेकर के क्या करना है, एक तरीके से ट्रांसीडेंस द पीपल ऑफ इट्स एज, यानी एक वर्क क्या करता है, उस पर्टिकुलर एज के लोगों को क्या करता है, ट्रांसीडेंस करता है। आप यूं कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एज के लोगों ने जो एनालिसिस किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे आता है, एंड मेक्स द वर्क ग्रेट। और ऑटोमेटिकली यदि किसी वर्क को क्रिटिसाइज किया जाता है, कमेंट किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो महानता की ओर जाता है। और इट इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ क्रिटिक्स टू ऑब्जर्व ट्राइवल कैपेबिलिटीज। जो क्रिटिक होते हैं उनका ये केवल कर्तव्य नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है कि वो बहुत छोटी से छोटी तुच्छ या उसके निगेटिविटी को ट्राइबल कल्पेबिलिटीज का मतलब होता है तुच्छ एनालिसिस, आप कह सकते हैं स्मॉल मतलब नेरो माइंडेड एनालिसिस। केवल नेरो माइंडेड तरीके से एनालिसिस करना नहीं है उसका उद्देश्य क्रिटिक्स का, बट टू डिस्कवर द ग्रेट एक्विजिटनेस दैट मेक्स इट इमॉर्टल। बल्कि उस टेक्स्ट में जो लिखा गया है उसमें कोई महान तथ्य को ढूंढना, कोई महान बात को ढूंढना, जिससे कि वो टेक्स्ट कैसा बन जाए, अमर बन जाए, सदा के लिए वो इमोर्टल बन जाए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये पार्ट कई बार स्टूडेंट का आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों का ये वाला पार्ट जो है वीक होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक या दो बार आप वीडियो जरूर एक बार फिर से आप देखें। देखिए फिलर फॉर्म पर आपकी ये बेस्ट फैसिलिटी है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, आपने देखा फिर से रिवीजन करना। रेखा जी ने अभी ज्वाइन किया है, तो आप लोग शुरू से जरूर देखना। अभी बीच में से हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, जो लोग थोड़ा सा देर से आए हैं, है ना। वैसे मैंने ये क्लास आज जानबूझ के देर से शुरू करी है, संडे था, है ना, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो बीच बीच में देखिए, मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके पर बोलना ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर बोलता हूँ। आप सारे स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे काम लेकर के बैठा हूँ मैं, पीएचडी मेरा चल रहा है और कुछ इंस्टीट्यूशन में वर्क करता हूँ, वहाँ पर भी रहता है। और फिर भी आपके लिए समय निकाल करके पीपीटी नोट्स ये सब बेहतरीन कंटेंट आपके बीच में लाने का प्रयास करता हूँ। बीच बीच में कई बार फैमिली इश्यूज आते हैं, तो प्रोफेशन में ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है, तो आप लोग भी मैनेज करते हैं, सहयोग करते हैं। तो थोड़ा सा कुछ बच्चे नाराज भी होते हैं कई बार, तो आप लोग थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम समय पे सारा कोर्स कंप्लीट करें ऑनलाइन लाइव। आई एम टेलिंग बिकॉज ये सारी चीजें होती है ना, ऐसा कभी मेरे साथ में नहीं हुआ, इस सेशन में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग, आप देखेंगे सारा कोर्स हम लोग सही समय पर कंप्लीट करेंगे और बहुत बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये सर? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। While considering the above statements, it can be said that literary critics often conduct a close reading of the work। ये देखिए, जो literary critic होता है वो क्या है? Literary critic often conduct a close reading of the work or literary piece, critic them, है ना, बहुत ध्यान से क्लोज रीडिंग उसको करते हैं, बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं। क्रिटिक देम, उसके ऊपर क्रिटिक, है ना, करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिटरेरी थ्योरी, ठीक है।
देम ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ लिटरेरी थ्योरी, है ना, किसके आधार पर क्रिटिक करते हैं, जो लिटरेरी थ्योरी उसके आधार पर, और डिस्प्यूट द साउंडनेस ऑफ अदर क्रिटिक्स एंड वर्जन। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, डिस्प्यूट द साउंडनेस ऑफ अदर क्रिटिक्स वर्जन, अदर क्रिटिक्स वर्जन। यानी कोई मान ले एक वर्क, ये देखिए मान ले कोई ए वर्क है ना, मान ले सपोज ये कोई वर्क है, इस वर्क के ऊपर पहले से किसी क्रिटिक ने क्या किया है, अपना व्यू दिया है, अपना कोई वर्जन लेकर आए हैं, है ना। अब इसको पढ़ने के बाद में, यानी ये तो मूल वर्क हो गया, ये तो में ना ये मूल वर्क हो गया, इस पे किसी ने इस पे और क्रिटिकल लिखा, अब किसी और ने पढ़ा, तो उनको लगा नहीं, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अब वापस जो है दूसरा जो क्रिटिक है वो रीड करता है, और फिर वो अपने तरीके से क्या करता है, यानी उसको डिस्प्यूट है, मान लो पहले वाले ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आ रहा है, फिर दूसरा जो क्रिटिक होता है वो उसको रीड करता है, और फिर वापस क्या है वो अपना ओपिनियन, अपना एनालिसिस, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना इवैल्यूएशन लेकर के आता है। तो ये सारे काम जो है इसमें होते हैं, तो इसीलिए जो है क्रिटिसिज्म, ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ये सारी बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। द एम ऑफ द क्रिटिक इज टू इवेल्युएट, ये देखिए क्या करना है, इज टू इवेल्युएट द टेक्स्ट दैट, है ना, एमल, ये देखिए एमुलेट्स, कुछ वर्ड अब आपको मिलेंगे, यानी इमिटेट, अनुसरण करना, विद स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिटिक फिल्म्स, कंस्टिट्यूट लॉज, आर एसेस, आर्टिस्टिक ट्रेंड्स, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। यानी क्या करता है ये, टेक्स्ट को एविलेट करता है जिसके आधार पर कोई स्किल को इमिटेट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और यही वो लेंस होते हैं क्रिटिसिज्म के, जिसके आधार पर किसी फिल्म को क्रिटिक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताया है ना, कोई लॉज कंस्टिट्यूट होते हैं, है ना, कई बार लॉज भी बनाए जाते हैं, है ना, एसेस आर्टिस्टिक ट्रेंड्स, है ना, और उसी के आधार पे आर्टिस्टिक ट्रेंड भी बनते हैं, ट्रेंड चल निकलता है ना। एक देखिए कंस्टिट्यूट लॉज कैसे, स्टूडेंट आपको बता दे या फ्रेंड्स, जब कोई लिटरेरी वर्क लिखा जाता है तो उस वर्क में जो कैरेक्टर्स के साथ में जो हो रहा है, राइटर क्या होता है, राइटर समाज का हिस्सा है, समाज में जो घटित हो रहा है उसको देखता है, उसको एनालिसिस करता और लिखता है। तो उस टेक्स्ट के माध्यम से जो गवर्नमेंट होती है ना, जो लॉज मेकर होते हैं, है ना, वो भी समझते हैं, जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा है, अगर है तो उसके लॉज बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर ट्रेन चलता है ना, आर्टिस्टिक ट्रेन को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी, यही लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। आइए अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्या फंक्शन है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एसएम, है ना, श्रीवर, वेट, रेड करिए एक बार। क्रिटिसिज्म देखिए, अब क्या एक्चुअली क्रिटिसिज्म का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो क्रिटिसिज्म इज द प्ले ऑफ माइंड ऑन अ वर्क ऑफ लिटरेचर, प्ले, है ना, क्या है ये, प्ले ऑफ माइंड, है ना, माइंड का एक प्ले है ये, पहला देखिए, criticism is the play of mind on a work of literature, and it consists in asking and answering rational questions about literature। ये देखिए, criticism is the play of mind on work of literature and, है ना, on work है किसके ऊपर, है ना, play of mind है ये, work of literature, and it consists asking and answering, है ना, क्वेश्चन भी करना और इसका आंसर भी देना, रेशनल क्वेश्चंस अबाउट लिटरेचर। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, यही क्रिटिसिज्म है। देख, हम कोई 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 टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छा ये उसका आंसर भी हमें मिलेगा, तार्किक रूप से हम उस लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे, rationally logically we will ask some questions and we will get some answer, and this is called criticism according to S.M. Shriver। The business of the literary critic is, है ना, जो लिटरेरी क्रिटिक्स है उनका काम क्या है, is
In the first instance, to distinguish between a good book and a bad one, है ना? ये देखिए, अब यहाँ पर आपको बहुत सरल भाषा में क्या है, डिस्टिंग्विश यानी उसके बीच में विभाजन करना, एक अच्छी किताब क्या है और एक बुरी किताब क्या है, एक बेड क्या है। कोई ना कोई तो प्रिंसिपल रहेंगे, कोई ना कोई पैरामीटर्स रहेंगे जिसके आधार पर हम कहेंगे कि गुड है, ये बेड है। एंड दैट देन टू हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज फॉर आवरसेल्फ, ये देखिए, एंड दैट देन टू हेल्प अस, है ना, बेड वन एंड दैट देन to help us to recognize for ourselves and to get full value out of literary quality when we meet with it। ये देखिए, कुल मिला के कोई वर्क है, कोई बुक है, उसके गुडनेस क्या है, बैडनेस क्या है, हम खुद ही जान जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लिटरेरी जो वर्क होता है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, हमें पता चले जब हम उसको पढ़े, व्हेन वी मीट विद इट। समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये काम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का, कि हमें कोई चीज है उसकी अच्छाई बुराई के बाद में फिर हमें उसकी वैल्यू क्या है ये भी पता चलती है। दस ओपनिंग फॉर अस द होल वर्ल्ड ऑफ प्लेजर, और इसका मतलब ये है कि हमें एक खुशी की दुनिया, है ना, मतलब हमें इस लिटरेचर की एक खुशी की दुनिया को ओपन करता है क्रिटिसिज्म। एंड इमेजिनेटिव, दस ओपनिंग फॉर अस द होल वर्ल्ड ऑफ प्लेजर, an imaginative experience, an intellectual stimulus which is waiting to be explored, which is waiting to be explored, but which, without a qualified critic's help, we would not discover for ourselves. And thus, opening for us the whole world of pleasure and imaginative experience। बिल्कुल, इससे क्या होता है क्रिटिसिज्म से, हमारी एक ऐसी मतलब एक आनंद की दुनिया, हमारी एक इमेजिनेटिव अनुभव की दुनिया ओपन होती है। एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस विच इज वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस का मतलब है एक ऐसा ज्ञान का क्षेत्र, है ना, आप देखेंगे जो अभी क्या, विच इज वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जिसको अभी, है ना, हम लोग बोलते हैं ना एक्सप्लोर करना, बट विच विदाउट अ क्वालिफाइड क्रिटिक्स हेल्प, है ना, ये देखिए, बट विच विदाउट क्वालिफाइड critics help we would not discover for ourselves। ठीक है ना, ये देखिए, और ये सब कौन कर सकता है, ये केवल क्वालिफाइड क्रिटिक कर सकता है। क्वालिफाइड क्रिटिक के बिना हम लोग क्या है, इस नए ज्ञान को हम खोज नहीं सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म के माध्यम से हमारे लिटरेचर का एरिया वास्ट हुआ है और इसके बहुत सारे ये, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो कुछ टाइप्स है, इसको हम चर्चा करते हैं। और चलिए, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म पहला टाइप है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। अच्छा, वंस अगेन लेट मी आस्क यू, आपने पहले कभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, तो आप मुझे यस या नो में थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। हैव यू रेड? चलिए, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, देखिए। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। शुरुआती दौर में यही चला था, है ना। एंड इट प्राइमरीली एम्स एट टीचिंग हाउ टू राइट बेटर। ये देखिए, क्या है, इट प्राइमरीली, आपको एक दो बात है ना, क्या है इसका मुख्य काम, क्या है, एट टीचिंग, एम्स एट टीचिंग हाउ टू राइट बेटर। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, बस एक ही बात कि बेहतर कैसे लिखें, अच्छा कैसे लिखें। इट इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया एंड एप्रीहेंड्स द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द आर्ट वर्क। ये देखिए, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म में क्या हो रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य एक तो ये है, क्या है, बेहतर कैसे लिखें, और दूसरा ये क्या है, किस तरह, किसके आधार पर राइट बेटर, किसके आधार पर, जो पहले से एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो है इसको मतलब लिखा जाता है। मतलब ये इस बात पर और ज्यादा मतलब जोर देता है कि सेट ऑफ रूल्स हैं
उसके अंतर्गत ही लिखा जाना चाहिए, है ना। इट इज अप्लाइड पर्टिकुलरली, हाँ यस, इट इज अप्लाइड पर्टिकुलरली ऑन द वर्क्स रिटन इन ग्रीक एंड लैटिन। ज्यादातर जो है ये जो ग्रीक और लैटिन वर्क हैं उसमें ज्यादातर अप्लाई होता है ना, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है, उसी में लिखा जाता है जो भी वर्क लिखना है। दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म क्लेम्स टू टीच द पोएट, ये देखिए, हाउ टू राइट आर हाउ टू राइट या हाउ टू राइट बेटर, है ना। ज्यादातर ये है जो पोएट होते हैं उनको बताता है कि बेहतर कैसे लिखें, द और उस पर्टिकुलर पैरामीटर से बाहर नहीं लिख सकते हैं। द Augustine propounded the Augustine propounded that the vital function of the criticism was to frame certain rules to supervise the writers। ये देखिए, certain rules to supervise the writers। तो यहाँ पर देखिए, द Augustine's propounded the vital function of the criticism was to frame certain rules to supervise the writers। यानी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फ्रेमिंग कर दिए और उसके आधार पे जो राइटर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करना, यानी उस सेट ऑफ रूल्स से बाहर जाकर के कोई राइटर ना लिखे। तो ये क्या है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म है। समझ में आ रहा है, यस और नो। यानी एक इस एंगल से देखना, कोई वर्क है, उस वर्क को ये देखना कि क्या इसमें सेट ऑफ रूल्स हैं, जो रूल्स फ्रेमिंग किए गए हैं उसी के आधार पर लिखा है नहीं लिखा है, उसी के आधार पर सुपरविजन करना, ये क्या कहलाएगा, ये लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म ओरिजिनेटेड एट द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, है ना। एलिजाबेथन पीरियड के समय पे ये ओरिजिन हुआ इसका। Nearly all Elizabethan critics adopted legislative criticism, thus directing their criticism to the poet rather than the readers of the poetry। ये देखिए, सीधी सीधी बात है कि ये किसको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग देयर क्रिटिसिज्म टू द पोएट, यानी सिर्फ और सिर्फ ये रादर देन रीडर्स टू ऑफ पोएट्री, है ना। यानी सीधा सीधा इसमें डायरेक्शन, यानी पोएट को कहा जा रहा है कि भैया ऐसे लिखिए, है ना, प्लीज, है ना। मतलब उसको उस पैरामीटर्स बताया, आपने ऐसा लिखा है तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना था, एनालिसिस करके एक तरीके से। फिर पोएट बाद में क्रिटिसिज्म पढ़ेगा, मान ले कोई पोएट ने पोएट्री लिख दी, है ना, तो उस पोएट्री के बाद में जब एनालिसिस किया जाएगा लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के आधार पे, तो उसमें देखेगा कि क्या क्या कमियां रही, जो सेट ऑफ रूल्स है वो उसको फॉलो किया नहीं किया। बाद में फिर पोएट जो है अपनी पोएट्री को देखेगा उसके आधार पर, है ना। इस तरीके से हो सकता है। तो कुल मिला के डायरेक्शन देता है किसको, पोएट को, राइटर को, न कि पोएट्री को या रीडर्स को खास करके। ठीक है। It basically teaches the writer how to write better by laying down rules for the art of writing। ये देखिए, इसके आधार पे अच्छा है बुरा कैसे लिखें, laying down rules for the art of writing। Examples are criticism of Philip Sidney in the Renaissance age and John Dryden in the 17th century। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म के एग्जाम्पल है, फिलिप सिडनी ने रेनेसा में और जॉन ड्राइडन ने, है ना, 17th सेंचुरी में। तो इन्होंने भी क्या है, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म किया है। अगला होता है एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ एस्थेटिक क्रिटिसिज्म इज टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होता है टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, यानी जो आर्टिस्टिक वर्क लिखा है, जो लिटरेरी वर्क लिखा गया है, उसको सेलिब्रेट करना, उसका एक तरीके से उसकी अप्रिशिएट करना उसको, है ना, एस्थेटिक, है ना। The features of rules prescribed in accord with legislative criticism constrained literature with perception of the ancients as they restrict the imaginative power of the poet or writer and cast an incompatible influence on the developments of writer's talent। एस्थेटिक, ये देखिए शुरू में क्या हुआ था, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि शुरू में एक तरीके से एंशियंट टाइम में क्या था, दे रेस्ट्रिक्ट द इमेजिनेटिव पावर ऑफ द पोएट। एक तरीके से जो पोएट की इमेजिनेटिव पावर थी, राइटर की जो इमेजिनेटिव पावर थी, उसको क्या करा, रेस्ट्रिक्ट किया। एंड कास्ट एन इनकॉम्पिटेबल इन्फ्लुएंस, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन भी नहीं है ना, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ राइटर्स टैलेंट, यानी एक तरीके से राइटर्स के टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार से कुछ भी नहीं किया। लेकिन एस्थेटिक क्रिटिसिज्म क्या है, ऑन अदर हैंड फैसिलिटेट लिटरेचर एज एन आर्ट।
ये देखिए बाद में एस्थेटिक क्रिटिसिज्म आया, वो उसने कहा कि लिटरेचर क्या है, एक आर्ट है, एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, एंड इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स और मेन बिलीफ्स इन द वर्क ऑफ आर्ट, thereby the absolute nature of creativity having an end of its own। ये देखिए तो लिटरेचर क्या है, बाद में एस्थेटिक क्रिटिसिज्म एक तरीके से पॉजिटिव है। वो कहता है कि लिटरेचर एक आर्ट है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, और क्या है ये, कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ मेन, जो एक बिलीफ सिस्टम होता है, प्रिंसिपल होता है ना, वर्क ऑफ आर्ट के, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करके लिखा जाता है। और इसीलिए क्या है, ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म क्या है, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज नो रिलेशन विद लॉजिक और साइंस। ये देखिए, है ना, यानी क्रिटिसिज्म का लॉजिक या साइंस से कोई लेना देना नहीं है। इट प्रूव्स द नेचर ऑफ लिटरेरी आर्ट। ये केवल क्या बताता है, नेचर ऑफ लिटरेरी आर्ट, एंड फॉर्मुलेट्स थियरीज अकॉर्डिंग। ये देखिए, और उसके आधार पे क्या है, थ्योरीज को फॉर्म करता है, थ्योरीज बनता है। इसीलिए भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम लोग पहले पढ़ रहे हैं कि क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद में आपको थ्योरी जरूर आएगी, वो सारे एंगल पता चलेंगे आपको। स्टूडेंट बहुत शानदार तरीके से ये सारी यूनिट कवर होने वाली है, आपको समझ में आने वाली है ना। आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ा और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वो जो थ्योरी पढ़ी वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप पढ़ा है आज, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म, और उसके पहले लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, और इसके कुछ और टाइप्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम प्लेटो है, अरिस्टोटल है ना, लॉन्गिनस है, या जो हमारे कुछ बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा भी रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है क्लास को, तो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड टुडे यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि द स्टडी इवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर इज नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ अ पीस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी और कल्चर एंड वैल्यू। ठीक है, नेचर हमने क्या देखा है, टू जज एंड इंटरप्रेट, है ना, किसी चीज को जज करना, उसको इंटरप्रेट करना क्या है, क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक कहते हैं जो इंटरप्रेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, शुरुआत में क्या है इसका, जजिंग लिटरेचर था, लेकिन बाद में इंटरप्रेटिंग भी हो गया। ठीक है, पोस्ट एनालिसिस ऑफ द वर्क्स जनरल और क्यूरियोसिटी। फंक्शन में हमने देखा, इसके जो नेचर ऑफ फंक्शन में हम देखा, तो इसने लिटरेचर की बाउंड्रीज को बढ़ा दिया है, और थ्योरीज डेवलप की गई है, जिसके आधार पर किसी भी वर्क का एनालिसिस किया जाता है। They continue to play a vital role they have been assigned in order to redefine the meaning of a particular text। ये देखिए, redefine the meaning of a particular text, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, to redefine the meaning of a particular text। ठीक है, तो यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी में अंतर बताया गया कि लिटरेरी थ्योरी क्या है, इज अ कंपोजिट स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू व्हिच क्रिटिक स्टैंड टू रीजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, कोई रीजन बता रहा है। चलिए, उसके बाद में हमने द टेरी इगल्सन क्या डिक्लेयर करते हैं कि सम टेक्स्ट आर बोर्न लिटरेरी, सम अचीव लिटरेरीनेस एंड सम हैव लिटरेरीनेस थ्रस्ट देम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उन्होंने कहा कि जो लिटरेरी क्रिटिक होते हैं वो सेंसिबल होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होना चाहिए, इंटरप्रेट करने का नॉलेज होना चाहिए, जजमेंट बनाने का उसको नॉलेज होना चाहिए। डेविड हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ट्रू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट एंड ब्यूटी होता है वो लिटरेरी क्रिटिक लेकर आता है किसी वर्क का, और इसलिए एन आइडियल क्रिटिक शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड और अनबायस्ड होना चाहिए। मैथ्यू अर्नल्ड साहब जो इंग्लिश क्रिटिक है वो भी यहाँ पर बताते हैं, है ना, और ये सारी बातें हमने पढ़ ली है। हेलन गार्डनर है, उनका क्या विश्वास करना है, द चार्ज ऑफ अ क्रिटिक इज टू हेल्प रीडर्स स्क्रूटनाइज द टेक्स्ट फॉर देमसेल्व्स डिस्पाइट बीइंग अ rendition of the text for the reader। ठीक है, स्क्रूटनाइज रीडर्स को किसी वर्क को स्क्रूटनाइज करने में आसानी से काम देता है। ठीक है, ये आप लोग जरूर देख लेंगे एक बार। और ये देखिए, बट टू डिस्कवर द ग्रेट एक्विजिटनेस दैट मेक्स इट इमॉर्टल।
ठीक है, तो ये भाई कंसिडरिंग द अबव स्टेटमेंट इट कैन बी सेड दैट literary critics often conduct a close reading of the work or literary piece, critique them on the basis of the ideology of literary theory and dispute the soundness of other critic version। ठीक है, चलिए, तो ये सारे आप लोग एक बार फिर से जाइएगा, फंक्शंस हमने देखे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए, कैसी लगी क्लास आज, आपको समझ में आया ये सार नो? टेल मी। यस, ठीक है पायल, yes yes, but actually there is a problem, little bit problem, and I'm रूम और थोड़ा सा पेस की दिक्कत जाती है इवनिंग में, इसलिए मैंने मॉर्निंग में लिया है ना। ठीक है, तो अभी तो ये चलने दीजिए, बाद में हम लोग एक बार अक्टूबर के बाद में फिर हम विचार करते हैं ना, ये जैसा भी करते हैं। ठीक? अच्छा लगा आज की क्लास आपको? वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, है ना, क्लास। थैंक यू।